तो आइए दोस्तों, आज हम नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स के अंतर्गत देखते हैं मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। तो क्या है ये मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, आइए जानते हैं। तो जो व्यक्ति के भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक अधिकार हैं, मूल अधिकार कहे जाते हैं। यानी जो व्यक्ति का भौतिक विकास करें, नैतिक विकास करें, आध्यात्मिक विकास करें, वो अधिकार मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहे जाते हैं। ये संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं और ये अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मूल अधिकारों का विकास कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ। तो देखिए, मूल अधिकारों का विकास जो है भारत के अंदर हुआ, नंबर एक भारत के बाहर हुआ, और नंबर 2 भारत के अंदर हुआ। तो जानते हैं भारत के बाहर मौलिक अधिकारों का विकास कहाँ हुआ। देखिए, भारत के बाहर पॉइंट नंबर 1 है 1215 ईस्वी में पहली बार विकास ब्रिटेन में हुआ था, महान अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा के द्वारा। यानी 1215 में ब्रिटेन की संसद के सामने ब्रिटेन के मजदूरों ने आंदोलन किया और मांग की कि हमें भी, जिस तरह से ईश्वर ने 6 दिन कार्य करने के बाद 7वें दिन आराम किया था, हमें भी साप्ताहिक छुट्टी चाहिए। और ब्रिटेन के मजदूरों की बात मान ली गई। इसी घटना को महान अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है 1791 में दूसरी बार मानवाधिकार घोषणा पत्र में मूल अधिकारों को लिखा गया। मूल अधिकारों को लिखने वाला प्रथम संविधान अमेरिका का संविधान है तथा ह्यूमन राइट बिल 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। ये जो ह्यूमन राइट बिल है ये 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। तो ये तो भारत के बाहर मौलिक अधिकारों का उदय हुआ था। अब देखते हैं भारत के अंदर कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ। तो भारत के अंदर नंबर 1 मूल अधिकारों की पहली मांग भारत में एनी बेसेंट ने 1915 में की थी। नंबर 2 कांग्रेस के अध्यक्ष हसन इमाम ने बम्बई अधिवेशन में मांग की थी। तो मुंबई अधिवेशन में भी मांग की गई थी इसकी, कांग्रेस के अध्यक्ष हसन इमाम के द्वारा। फिर तीसरी बार 1927 में मद्रास में कांग्रेस अध्यक्ष M.A. अंसारी ने मौलिक अधिकारों की मांग की थी। फिर नंबर 4 1928 में पहली बार लिखित रूप में मौलिक अधिकारों की मांग नेहरू रिपोर्ट में की गई थी, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। नंबर 5 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने मूल अधिकारों की मांग की थी। संविधान सभा ने भारतीय संविधान में मूल अधिकारों पर विचार करने के लिए मूल अधिकार समिति का गठन किया था। मूल अधिकार समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था और इस समिति में कुल 54 सदस्य थे। मूल अधिकार केवल तर्कसंगत एवं सीमित हैं, असीमित नहीं है। मतलब इनकी लिमिट है, अनलिमिटेड नहीं है। एक सीमा है मौलिक अधिकारों की, उस सीमा से ये बाहर नहीं जा सकते और ना ही कोई इनकी सीमाओं का हनन कर सकता है। मूल अधिकारों का सजग प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट रिट्स जारी करते हैं। रिट्स अनुच्छेद 32 के द्वारा जारी की जाती हैं। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 32 को ही बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाने वाली रिट्स ये हैं। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण है, इंग्लिश में इसे हैबियस कॉर्पस कहते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष पेश करना, आने जाने का समय निकाल कर। दूसरी रिट है परमादेश या मेंडामस। सुप्रीम कोर्ट
या हाई कोर्ट के द्वारा सरकार या लोक प्राधिकारी को उसके विधिक अधिकार या कर्तव्य का पालन करने का आदेश देना परमादेश कहलाता है। फिर है प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को उसकी अधिकारिता के बाहर कार्य करने से रोका जाता है। फिर है उत्प्रेषण यानी सर्ट्योरेरी। सर्ट्योरेरी इस रिट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को उनके पास लंबित मामलों को न्याय निर्णयन हेतु पूरा करने का आदेश देना या पूरा करने का आदेश दिया जाता है इस रिट के द्वारा। फिर है अधिकार पुच्छा यानी क्यू वारंटो। शायद इसके बारे में हम लिखना भूल गए, चलिए ये आगे बता देंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर एक नोट है, प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिटें दोनों एक साथ जारी की जा सकती हैं और ये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती हैं। तो अब जानते हैं मूल अधिकार। पहला है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक है ये। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता तथा विधि का समान संरक्षण, यानी विधि के सामने सभी समान हैं और विधि का सभी के लिए समान संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कोई भी किसी भी व्यक्ति से उसके धर्म, उसके मूलवंश, उसकी जाति, उसके लिंग या उसके जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, उस पर रोक लगाता है ये। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी लोक नियोजन के क्षेत्र में सभी को अवसर की समानता प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 17 अस्पष्टता या भेदभाव का अंत, भेदभाव या अस्पष्टता का अंत करता है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, उपाधियों से भी ऊंच नीच या भेदभाव होता है, इसलिए किसी को भी कोई उपाधि रखने का या लेने का अधिकार नहीं होगा। नंबर 2 है स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 19 से 22 तक है और अनुच्छेद 19 में है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी आप भाषण या अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आपको स्वतंत्रता है, लेकिन आप ऐसे भाषण नहीं दे सकते जो दो पक्षों को या पब्लिक को आपस में लड़ा दे, या ऐसी भावना व्यक्त नहीं कर सकते जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो या फिर समाज में गलत नज़र से या गलत मानी जाती हो। उस तरह की अभिव्यक्ति आप नहीं कर सकते जो सम्माननीय अभिव्यक्ति ना हो। अनुच्छेद 20 दोहरे दंड से संरक्षण, अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 20 आपको दोहरे दंड से संरक्षण देता है, यानी एक गुनाह के लिए आपको एक बार ही दंड दिया जाएगा। और अनुच्छेद 21 आपके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता देता है, यानी आपको जिंदा रहने का और आपको कोई नुकसान ना पहुंचाने की आपको स्वतंत्रता है। कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता या कोई भी आपके प्राण नहीं ले सकता। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संबंधित संरक्षण। फिर है नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक है ये। और अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। नंबर 4 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद 25 से 28 तक है। और अनुच्छेद 25 है अंतःकरण और धर्म के अबाध्य रूप से मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अंतःकरण और धर्म की अबाध्य रूप से मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 धर्म की अभिवृद्धि के लिए संपत्ति की कर से मुक्ति। और अनुच्छेद 28 शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासन में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। इसके बाद है हमारा मौलिक अधिकार नंबर 5 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये अनुच्छेद 29 से 31 तक हैं।
अनुच्छेद 29 में दे रखा है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। इसके बाद नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 से 35 तक है। अनुच्छेद 32 में मूल अधिकारों का हनन होने पर आप इस अधिकार के अंतर्गत न्यायालय में जा सकते हैं। तो पहले ये मौलिक अधिकार जो थे वो 7 थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 7वां अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकालकर एक विधिक अधिकार यानी एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अगले नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।